नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में कांग्रेस राज में हुए जल जीवन मिशन घोटाले में अब संजय बढ़ाया की गिरफ्तारी हो गई। वहीं कोर्ट ने आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी को रिमांड पूरा होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर के फिर से राजनीतिक दबाव में गिरफ्तारी के आरोप लगाए। तो वहीं आरोपी महेश जोशी ने कहा कि उनके पास छिपाने बचाने के लिए कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? लेकिन राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पानी के लिए सालों से लोग परेशान हैं, वहां जेजेएम में करोड़ों का ये घोटाला कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है और राजनीतिक मंशा पर भी उस वक्त की सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जब गिरफ्तारियों का दौर जारी है तो क्या नए खुलासे होंगे और मगरमच्छ भी इसकी जद में आएंगे। रिपोर्ट देखिए। करीब 960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने कार्रवाई तेज कर दी। एसीबी कोर्ट ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। वहीं इस मामले में आरोपी दलाल पूर्व जल मंत्री महेश जोशी के करीबी माने जाने वाले संजय बढ़ाया को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वह थाईलैंड में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। सोमवार को महेश जोशी और संजय बढ़ाया को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने महेश जोशी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा, जबकि बढ़ाया को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। मैं जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हम निर्दोष साबित होंगे। हमने कोई गलती नहीं करी। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। ये बार बार कहता हूँ, सत्य में जयते। एसीबी कोर्ट में पेशी के दौरान महेश जोशी ने कहा कि न्याय की जीत होगी। मेरे पास ना तो कुछ छुपाने के लिए है, ना ही कुछ बताने के लिए। भ्रष्टाचार के आरोपी महेश जोशी ने यह आरोप लगाए कि पूरे मामले में राजनीतिक दबाव में काम किया जा रहा है। कोर्ट की परमिशन लेकर, आज तक की परमिशन लेकर विदेश गया था। उसके लिए एलओसी जारी करना इस बात को बताता है कि न्याय और कानून जो है वो उससे खिलवाड़ हो रहा है। जेजेएम घोटाले पर सियासी संग्राम प्रदेश में तेज हो गया है। कांग्रेस ने सियासी दबाव का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भ्रष्ट है, करप्शन किया कांग्रेस राज में, आप कार्रवाई करो, सीधा सुनिश्चित करो। आज अधिकारी इनके कहने से काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। एसीबी तो पूरी दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का टॉलरेंस रखेगी। जीरो टॉलरेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। मीडिया से बात कर रहे थे, मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे अन्य किसी की मुसीबतें बढ़े, इसका मतलब सीधा तात्पर्य इसका यही कि महेश जोशी किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि संजय बढ़ाया घोटाले का मास्टरमाइंड है। वह दलाल की भूमिका निभा रहा था। संजय बढ़ाया के खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार संजय बढ़ाया पूर्व मंत्री महेश जोशी के साथ ही रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल का भी करीबी है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह पैसों के लेन देन, ट्रांसफर पोस्टिंग, नए लोगों को जोड़ने और टेंडरों में कथित गड़बड़ियों के काम में सक्रिय भूमिका निभाता था। उम्मीद की जा रही है कि जेजेएम का सच सबके सामने आएगा। आज की फाइट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आज की फाइट में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सुलगते हुए सवालों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश की जनता के लिए। पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि जेजेएम घोटाले में गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अब क्या राज खुलने की बारी है और कौन से राज खुलने वाले हैं जिससे कई लोगों को टेंशन हो गई। सवाल नंबर 2 कि मगरमच्छ अंदर कितना गहरा करप्शन का समंदर। ये इसलिए क्योंकि अब एक सवाल तो ये कि संजय बढ़ाया और महेश जोशी की गिरफ्तारी मगरमच्छों की गिरफ्तारी है या कोई और भी मास्टरमाइंड जो बाहर घूम रहे हैं उनको टेंशन हो गई है, क्योंकि अब इसकी आंच उन तक पहुंच सकती है। और सवाल ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करप्शन का जो सागर है वो और कितना गहरा है ये हर कोई जानना चाहता है। सवाल नंबर 3 है कि जब कार्रवाई हुई है तो एजेंसियों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या ये बचने का दांव है कि एजेंसियों पर सियासी दबाव है? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे दोनों पक्षों की तरफ से जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन एक पक्ष, तीसरा पक्ष है जनता का,
वो जनता का पक्ष यह है कि सालों से जो लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके पाइप खा करके, उनका पानी बेच करके और उसी पानी के पैसों से घोटाला कर करके उन लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी, उन पीड़ा कितनी हुई होगी, इसका अंदाजा आप प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से लगा सकती हैं। आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जयपाल सिंह मांडोता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ आर तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले मांडोता साहब आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि महेश जोशी कह रहे हैं कि उनके पास ना छिपाने के लिए कुछ है, ना बचाने के लिए कुछ है, जैसे वो बगुला भगत की भूमिका में आ गए हों। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो ये कह रहे हैं कि एसीबी दबाव में है, अधिकारी दबाव में है, कार्रवाई होती है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, या फिर गहलोत साहब के आरोप जायज हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो महेश जोशी की गिरफ्तारी की गई थी वो नियमानुसार नहीं की गई, आनन फानन में इस तरह से गिरफ्तारी की। क्या कहना आपका मांडोता साहब? 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और पहले दिन से जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके साथ काम करना शुरू किया, कांग्रेस पार्टी आनन फानन में बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देना और महेश जोशी जिस दिन गिरफ्तार हुए उनका अपने आप में स्वयं सिद्ध करना कि मैं निर्दोष हूं। कैसे कह सकते हो आप निर्दोष हो? आप सीधा सीधा घोटाला, जो प्रदेश के बहुप्रतीक्षित जो स्कीम थी जिसके माध्यम से लोगों के घरों में पानी पहुंचना था, आप उसके अंदर खुलेआम आपने आज जो गिरफ्तार हुए मिस्टर संजय बड़ाया उसके साथ मिलके अधिकारी जो आईएएस है वो पकड़े गए। देखिए इस घोटाले की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आपको कि इसके अंदर कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, और ये कड़ी से कड़ी जुड़ने का कारण है कि कांग्रेस के नेता आज बौखलाहट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए हमने पहले दिन इस बात को डिक्लेयर किया माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति के तहत कि हम जो कितना ही बड़ा इस प्रदेश के अंदर पिछले जो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान घोटाले हुए हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कितने बड़े, उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। जिन्होंने प्रदेश के हितों के साथ में जिन्होंने कंप्रोमाइज किया वो किसी भी कंडीशन में बख्शे नहीं जाएंगे। और आज इस बात का प्रमाण है कि एक से एक कड़ी जुड़ती जा रही है, और अभी तो देखिए आगे आगे होता क्या। जी, लेकिन तिवारी साहब, क्यों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि एसीबी दबाव में है, अधिकारी दबाव में है? क्या आपकी जब सरकार थी तब कोई अधिकारी दबाव में नहीं था? जब पाइप चोरी हो रहे थे तब कोई अधिकारी दबाव में नहीं था? जब पेपर लीक हो रहे थे कोई बोला नहीं तब कोई अधिकारी जांच एजेंसी दबाव में नहीं थी कि हरियाणा से पुराने पाइप ला करके यहाँ डाल दिए, लोगों का पानी चुरा रहे थे, उनका पैसा खा गए पूरा का पूरा, कि आज भी लोग प्यासे मर रहे हैं? और जो प्यासा लोग है ना वो सीधा सीधा बददुआ देता है सर। वो बोलता है कि जिसने भी खाया हो, पॉलिटिकल इससे ऊपर उठ करके जिन्होंने भी करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, वो अच्छा तो नहीं किया। फिर आपको क्यों लगता है एजेंसियां दबाव में? पहले कहते थे कार्रवाई करके दिखाइए, कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं कि दबाव में कार्रवाई कर रहे हैं। बोलिए सर, आपका समय 1 मिनट अब शुरू होता है। हेमंत, मैं यही तो कह रहा हूं आपको, कार्रवाई कितनी बार करोगे आप, फिर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ये जयपाल जी जैसे बोल रहे थे जैसे कि खुद ही एसीबी के अधिकारी हैं, एक से कनेक्शन मिल रहे हैं, तो भाई साहब आप खुद जाकर के एसीबी में बैठ जाओ ना। गिरफ्तारी होना किसी का अपराधी होना नहीं है। अगर जेजेएम घोटाले में अगर कहीं कोई बेईमानी हुई है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सच के साथ में रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद का एक वाक्य, हर गलती सजा मांगती है, लेकिन आप सजा तो दो, उसकी गलती का कहीं निचोड़ तो निकालो। ये महेश जोशी को आपने पहले ईडी के माध्यम से केंद्र के दबाव में आपने डाल दिया, 7 महीने जेल में। एक मानवीय पहलू भी नहीं छोड़ा, जब उनकी पत्नी अनकॉन्शियस थी, हॉस्पिटल में थी, आपने जेल में डाला और उनके पीछे से उनकी पत्नी की मौत हो गई। ये अमानवीय पहलू है। और फिर कह रहा हूं, ऐसा क्या जल्दबाजी थी एसीबी के अधिकारियों को? वो कोई आदतन अपराधी है क्या महेश जोशी? इसका जवाब लेंगे, उसके ऊपर कोई पहले जवाब लेंगे कि हर साल 4 बजे उसके हर साल गंदा पानी पी करके जितने लोगों की मौत हो जाती है उस पर आपके दो फूल प्यार के नहीं फूटते हैं। ये कि हम इस पानी की समस्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो गया। सर तिवारी साहब, नेताओं को बदनाम करने तिवारी की साहब, साजिश है।
ओ मेरे तिवारी साहब, 1 मिनट का टाइम था, हो गया, वापस आएंगे, सुचारू कर लेंगे। लेकिन जैमिनी साहब कैसे देखें इसको? क्या ये राजनीतिक बयानबाजी है महज, या फिर वाकई इस सरकार में महेश जोशी की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेषता से हुई है? ये सवाल, क्योंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बोला, और इसमें मैं चाहता हूं कि इस पर भी आप ये शामिल करें कि महेश जोशी कह रहे हैं कि उनके पास ना छिपाने के लिए कुछ है, ना बताने के लिए कुछ है। कि जो लोकेश शर्मा कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि असली किसकी सरपरस्ती में ये सारा काम हुआ है। जो लोकेश शर्मा ओएसडी थे उनके बयान भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, केवल 960 करोड़ का घोटाला नहीं है, 20,000 करोड़ के टेंडरों में प्राइस वेरिफिकेशन का क्लोज हटाने और साइट विजिट पर इंजीनियरों के साइन करने का जो नियम लाए अशोक गहलोत सरकार, जो 2012 के आरटीपीपी एक्ट के तहत गलत है। लेकिन ऐसे टेंडर पूरे राजस्थान में करे गए, शर्तें हटाई गई, जोड़ी गई। दूसरा इंपॉर्टेंट है, आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि सामान्य रूप से बीएसआर चीफ इंजीनियर तय करते हैं, लेकिन गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए जल जीवन मिशन के लिए 20,000 करोड़ के टेंडरों में बीएसआर को पुरानी बीएसआर से 15% ज्यादा पर कराया, और गहलोत जी ने अनुमोदन किया और एक दिन में 20 टेंडर जारी किए, अनुमोदन किया। क्या यह सही नहीं है? कांग्रेस के प्रवक्ता बताए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग में एक अधिकारी ने जब शर्तों पर उंगली उठाई तो उसे डांट दिया और बाद में निलंबित कर दिया गया। तो क्या ये जांच के बिंदु नहीं है? क्या एसीबी को इन पर जांच नहीं करनी चाहिए? क्या जो बाबूलाल कटारा ने कहा कि 60 लाख में मैंने पेपर बेच दिया था कृषि लेक्चरर का, वो गलत है? क्या ये गलत है कि उसके भांजे के मोबाइल में पेपर था और मोबाइल नहीं मिला? तो ये भ्रष्टाचार तो पूरा हुआ है पिछली सरकार में। अब इसको सियासी रंग दो, कुछ भी दो, लेकिन राजस्थान की जनता प्यासी है। ये जल जीवन मिशन नहीं, जेल जाओ मिशन बनाया। ठीक है सर। राजीव जैन साहब, आपने तो इतना लंबा पत्रकारिता का जीवन देखा और उसमें कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन क्या ऐसा घोटाला देखा कि आजादी के इतने सालों बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा और कुछ लोगों ने पानी का ही घोटाला कर दिया, पाइप खा गए या फिर बाहर से ला करके? क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारा का सारा राजनीतिक बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसमें हकीकत भी है? देखिए हेमंत, राजनीतिक बयानबाजी तो अपनी जगह है, कांग्रेस और भाजपा के लोग तो अपने अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन ये एक बात सत्य है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जब पानी एक बहुत बड़ी जरूरत है, वहां इस तरीके के मतलब घोटाला हो जाए, गड़बड़ हो जाए, लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाए। ये पिछले शासन में भी विपक्ष जो अब सत्ता में है भाजपा, वो तब भी आरोप लगाती रही थी कि इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो, वो उस जमाने से ही उठाती रही। लेकिन उस समय भी कई कार्रवाइयां हुई, पर वो फौरी तौर पे कार्रवाइयां हुई, बड़े स्तर पे कार्रवाई तो अब जाके हो रही है कि उस शासनकाल के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव और मंत्री जो उस विभाग के थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि घर घर पानी पहुंचे, घर घर नल जल योजना जो है उसमें मतलब क्रियान्वित थी, और 960 करोड़ रुपए जैसा अब एसीबी बता रही है, वो कहीं ना कहीं कड़ियां जोड़ती जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे एजेंसी को एक निष्पक्ष तौर पे काम करना चाहिए कि भविष्य में इस तरीके का घोटाला, जो एक महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान के लिए जिसको कहा जा सकता है, उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाए, लोगों को पानी तक नहीं मिले। अब मंत्री, सचिव और कई चीफ इंजीनियर जहां मतलब इसमें संदेह के घेरे में है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब जहां तक आरोप है राजनीतिक सियासत का, वो तो एक अपनी 1 मिनट में सर रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फिर से एक अपील की है। अपील ये कि वैश्विक संकट के समय हमें संकल्प लेने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें वैश्विक संकट के समय संकल्प लेने होंगे। इस युद्ध का भारत पर बड़ा असर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से ये अपील की है कि पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग ज्यादा करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना होगा, स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। अगर कार से जाना जरूरी हो तो कार पूल करें, यानी कि एक कार में 3-4 लोग जा सकते हैं जो उसी रास्ते पर जाने वाले हैं, तो इससे ऊर्जा खपत कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति के लिए आम लोगों से अपील की है कि आप जहां भी ऊर्जा को बचाएं, चाहे पेट्रोल डीजल के तौर पर हो, लाइट, पानी, बिजली और ये इन सब के तौर पर हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू कर सकते हैं,
इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग ज्यादा करें, जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल ईंधन का जो संकट है पूरी दुनिया के सामने गहराता जा रहा है। वैश्विक संकट की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनवाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री ने पिछले 24 घंटे में दूसरी बार देश के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या मायने हैं प्रधानमंत्री की इस अपील के और देशवासियों से किस तरह की अपील उन्होंने की है? देखिए, आपको बता दूं कि 24 घंटों में ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो वॉर के हालात हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों हॉर्मुज से आना जाना बंद है, क्रूड ऑयल का आना जाना बंद है, गैस प्रोडक्ट का आना जाना बंद है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो भारत पर भी पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपील की थी, फिर आज बड़ोदरा में उन्होंने अपील की है कि जहां तक हो लोग जो है वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, यानी कहीं ना कहीं बचत करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। इसके अलावा जो है स्वदेशी चीजों पर फोकस करें, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जिस तरीके से कल कहा गया था कि सोने की खरीद जो है वो 1 साल तक रोका जाए, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये भी कहा है कि परिस्थिति जो है वो विपरीत है, युद्ध जैसा संकट है और वैश्विक संकट में कहीं ना कहीं देश को आगे आना होगा, जनता को संयम बरतना होगा। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, देखिए अभी तक क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आम जनता को परेशानी ना हो, इसी वजह से लगातार सरकार ने नकेल कसे हुए हैं। सरकार अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो, इसको रोका हुआ है। जी अनूप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से क्या अपील की है, ये जरा सुनिए आप। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है देशवासियों से कि वे ऊर्जा को जहां से संभव हो सके, जहां जहां पर भी सभी देशवासी बचाएं, पेट्रोल डीजल को बचाएं। और वैश्विक हालातों से उन्होंने देश को रूबरू करवाया है। बहरहाल वापस से चर्चा पर लौटते हैं, हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं। और मांडोता साहब, मैं उसी पर आ रहा हूं वापस कि आखिरकार क्यों आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेषता से की गई है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि हमारा संकल्प था कि हम चुनाव में इसी आधार पर गए कि जो भी 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस शासन के दौरान जो भी करप्शन हुआ, जो भी भ्रष्टाचार हुआ, जो भी पेपर लीक हुए, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है जनता के पास में, जिनके आधार पर हमको जनादेश दिया जनता ने। और आज जब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस पार्टी के पास में, क्योंकि देखिए आप सीधी सी बात है, एजेंसियों का सामना कीजिए ना।
आपको डरने की कहां जरूरत है? आप पाक साहब है तो डर क्यों रहे? इस प्रकार के बयान देना अपने आप में बौखलाहट दिखाती है कांग्रेस की, कि कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान सुनियोजित रूप से, प्रायोजित रूप से नेताओं ने अधिकारियों के साथ में मिलकर इस प्रकार के घोटाले किए। आज अभी आपके इसी स्क्रीन पे एक लाइन चल रही है, कि 7 लाख रुपए कमाने वाला आज करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन गया। इसके किसकी सह थी? आज जो जोशी जी कह रहे हैं कि मैं शादी समारोह अटेंड अरे आपके साथ में काम करने वाला करोड़ों का 2022 में 7 लाख कमाने वाला आज करोड़ों का मालिक है। कैसे बन गया? इसका जवाब है कांग्रेस पार्टी 7 लाख सालाना नहीं है इनके पास। सर 7 लाख सालाना, महीने के हिसाब से कुछ हजार रुपए होते हैं। करोड़ों का अरबों का मालिक, हाँ 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाला आदमी आज करोड़ों अरबों का मालिक कैसे बन गया? ये तिवारी साहब बता सकते हैं कि इनके पास जादू की छड़ी है कि ये आय अचानक से बढ़ा देते हैं अपने आसपास वालों की। तिवारी साहब, बाकी पूरे प्रदेश के बढ़ा देते तो धन्यवाद देते, लेकिन आपने बढ़ाई संजय बढ़ाया की, क्योंकि उसके नाम के पीछे बढ़ाया लगा हुआ था, इसलिए। तिवारी साहब, हेमंत आरोप तो किसी पे भी लगाए जा सकते, मैं इनसे पूछ रहा हूं। आप पे तो नहीं लगाया तिवारी साहब, प्रमोद शर्मा कौन है? आप पर तो नहीं लगाया, किसी ने स्कूटर लेके चलते थे, सरकार चले गई, आज भी आप वो पुराना स्कूटर रखते हैं ना सर। आप तो थाईलैंड नहीं घूम के आ रहे हैं, तो आज भी उसी पे 5 साल में ऐसी क्या अगरबत्ती घुमा दी कि संजय बढ़ाया की संपत्ति जो है 7 लाख रुपए सालाना वाला जो है वो थाईलैंड के शादी समारोह अटेंड कर रहा है, करोड़पति अरबपति हो गया। सर कहां से आया ये चमत्कार? हेमंत, अपराधी अगर सिद्ध हो जाता तो कांग्रेस किसका बचाव कर रही है? ना हम महेश जोशी का बचाव कर रहे हैं, ना हम बढ़ाया का बचाव कर रहे हैं। हम तो आपसे ये कह रहे हैं देश के दर्शकों के सामने कि सुबह 4 बजे एसीबी क्या लेने गई थी? वो क्या आदतन अपराधी है? अगर उन्होंने कोई गलती की तो 7 महीने जेल में जाकर के आया। ईडी ने उनके ऊपर छापा डाला, 7 महीने वो जेल में रहे, फिर वो जमानत पे छूटे। उनकी कोई गतिविधियां सारा सार्वजनिक रूप से, वो सार्वजनिक व्यक्ति है महेश जोशी। फिर सुबह 4 बजे एसीबी जाती है। ये अगर प्रश्नवाचक है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसीबी के अधिकारी हैं, वो आदतन अपराधी नहीं है। जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि वो आदतन अपराधी थोड़ी थे, एसीबी 4:30 बजे उनके घर पे पहुंच गए। जल जीवन घोटाला किया, पैसे कमाए, चाहे वो हो संजय बढ़ाओ, आपको जो कुछ देखिए हेमंत जी, इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का भ्रम फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको मंदिर जाने की उन्होंने निवेदन किया, अधिकारी उनको मंदिर लेके गए। 4 बजे क्या लेने गए थे? 5 बजे जाके उन्होंने जल चढ़ाया है, 5 बजे जाके जल चढ़ाया उन्होंने। तो इसका मायने क्या? आपका गिरफ्तारी का विरोध है या आप उनको निर्दोष साबित कर रहे हैं? कौन सा विरोध करना चाह रहे हैं आप उनसे पूछताछ? मैं ये कह रहा हूं कि यदि एजेंसी को लगा कि एजेंसी पूछताछ अनुसंधान में जरूरी है, उनको गिरफ्तारी की है, प्रमाण के और प्रूफ के आधार पर किया है, ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते ना। उन्होंने सुनियोजित रूप से अधिकारियों के साथ में मिलकर घोटाला किया है, इसलिए एजेंसी गिरफ्तार किया है उनको। और यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो एसीबी के अधिकारी उनको मंदिर भी लेके गए हैं और शिव जी के शिवलिंग पे उन्होंने जल चढ़ाया। यदि ये मानवीय आधार ही है ना उनका। अरे मानवीय आधार, लेकिन आप बताइए, तिवारी साहब, अगर वाकई उन्होंने घोटाला किया होगा तो शिव जी क्या सोच रहे होंगे फिर? मैं कह रहा हूँ घोटाले के तो सजा मिलनी चाहिए, भारत का कानून सजा देगा। तो कानून सर विरोध किस चीज का है? विरोध किस चीज का है? अपराधी को बचाने का कांग्रेस की कोई मंशा नहीं तो है। जांच का सामना कीजिए आप कीजिए जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि इसके अंदर किसी को भी नहीं बख्शा जाए। जो लोग मगरमच्छ है, जो भी इसके अंदर शामिल है, अनुसंधान हो रही है, गिरफ्तार हो गया, इस बात की टेंशन नहीं है। वाकई महेश जोशी को इस तरह से गिरफ्तार किया गया जिसमें पालना नहीं की वो नियमों की, इस बात की टेंशन है। लीला और करे तो करक आपको याद होगा पिछली सरकार में एक कलमकार को रात को 12 बजे और चड्डी बनियान में उठा के लेके गई थी। तिवारी जी सुन लो, पिछली सरकार में आपकी गहलोत सरकार एक कलमकार को रात को 12 बजे अंडर गारमेंट में उठा के लेके गई। बताओ, बिना किसी के। तो छोड़ो, वो वयोवृद्ध थे, वो वृद्ध थे, 72 साल के थे। तो इसलिए इस बात को तो भूल जाओ कि हम करे तो ठीक है, दूसरा मंत्री थोड़ी थे वो। इसलिए जो को छूट होनी चाहिए भाई, वो नहा नाश्ता करें आराम से और फिर शिवजी पर जल चढ़ाए। मंत्री को छूट होनी चाहिए, वो पत्रकारों को क्यों छूट होए? उनको तो ठीक ही किया होगा इन्होंने। गहलोत सरकार में गिरफ्तार रात को 12 बजे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जी कि जिस हिसाब से डीआईजी रामेश्वर चौधरी काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से संदीप सारस्वत जिन्होंने लुकआउट
नोटिस जारी कराया और खुद महेश जोशी जी संजय बढ़ाए की बचत करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कोर्ट से परमिशन ले गए थे, फिर लुकआउट नोटिस जारी करने की क्या जरूरत थी। जिस हिसाब से एडीजे स्मिता श्रीवास्तव तैयारी कर रही है, कहीं न कहीं ठीक है। कांग्रेस के बड़े खेमे में बड़ी चिंता है, क्योंकि भजनलाल जी पहले भी कह चुके हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास पर भ्रष्टाचार के छींटे पहुंच चुके हैं जब पीएसओ को गिरफ्तार किया। ठीक है राजीव जैन साहब, लेकिन एक व्यक्ति जो मंत्री रहते हुए जिनके राज में इतना बड़ा घोटाला हो गया, वो ये कह दें कि मेरे पास छिपाने के लिए भी कुछ नहीं है, बताने के लिए भी कुछ नहीं है। बताइए, बताने के लिए तो होना चाहिए ना, कि जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। मंत्री की जिम्मेदारी तो बनती है कि उनके डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, या घोटाला हुआ ही नहीं। निश्चित तौर पे हेमंत, एसीबी ने सारी जानकारियां उनसे हासिल की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एसीबी के जो डीजी हैं गोविंद गुप्ता, उनकी आज पूर्व मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की कि वो बहुत ईमानदार और निष्पक्ष किस्म के अधिकारी हैं, और मौजूदा सरकार भी उनकी बहुत तारीफ करती है जो एसीबी के डीजी हैं। तो उन पे तो कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि वो किसी दबाव में काम कर रहे होंगे। निश्चित रूप से जो आईओ है या जो और अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस केस की, वो कहीं ना कहीं कड़ियां जोड़ रहे होंगे। और निश्चित तौर पर यह है कि यदि महेश जोशी ने, जैसे भी तिवारी जी कह रहे थे, तो कोई गड़बड़ की होगी या कोई आरोप सिद्ध हुए होंगे तो उनको सजा मिलेगी, इसमें कोई बोझ नहीं। और महेश जोशी ने खुद नहीं कहा है सत्यमेव जयते, सत्य पराजित। हाँ, तो क्या टेंशन है, फिर अदालत में मामला जाएगा। अगर करप्शन में शामिल रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो सजा होगी, नहीं तो पाक साहब साबित होकर के निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन राजनीति क्यों हो रही है, इस पर भी देखिए। प्रदेश की जनता तो इतना ही चाहती है, जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने पैसा खाया, उसके हलक में हाथ डाल करके वो पैसा निकाल करके प्रदेश की जनता तक वापस पहुंचे। यही सच्चा न्याय है प्रदेश के सामने, वरना राजनीति तो होती रहेगी। नमस्कार।